तो दोस्तों बहुत लोगों ने, बहुत बच्चों ने जैसे कमेंट सेक्शन में डाला हुआ था कि भैया उम्मीद बैच को नीट 2023 के लिए कैसे यूटिलाइज़ करें, उम्मीद 1.0 को उम्मीद 2.0 कैसे यूटिलाइज़ करें। तो इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग आज सारी क्वेरीज मैं क्लियर कर देने वाला हूँ। जैसे भी कैसे यूटिलाइज़ करना है, सारे नोट्स देखो बैकग्राउंड में आपके दिख रहा होगा, बना रखे हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे चैनल मानविक मेड लाइफ /वीके मेड लाइफ पे मिल जाएगा, या फिर हमारी वेबसाइट manvikmedlife.in पे आप जा करके विजिट करके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, जैसी चीज़ लिखी हुई है सारी की सारी एसटीज मिल जाएंगी। दोस्तों जैसे कि नीट 2022 हो चुका है, तो जो बच्चे अपना रिजल्ट देख चुके हैं कि या फिर मार्क्स काउंट कर चुके हैं कि इस बार नहीं होना है, तो हमें गियर अप हो जाना है अभी से। और उम्मीद बैच को जो भी फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि उम्मीद बैच बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहा है मेरे लिए भी, तो मैं चाहता हूँ आपको जो भी इसमें एडवाइस दे सकूँ मैं देना चाहता हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले क्या है कि हाउ टू यूज़ उम्मीद बैच फॉर नीट 2023। इसमें सबसे पहले एक कुछ कॉमन पॉइंट्स मैंने बनाए हैं जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए रहेंगे, मतलब सभी सब्जेक्ट्स में अप्लाई होते हैं। सबसे पहला है कि जो नोट्स जो है ना, आप देखते हैं आपको नोट्स बनाने हैं तो क्या करना है, वीडियो को लेक्चर्स को 1.5x पे देखना है। आप वीडियो लेक्चर्स को 1.5x पे देखो, मतलब 1x इसलिए देखने के लिए मना कर रहा हूँ क्योंकि ना हम सो जाते हैं उसमें, कई बार हम बोर होते जाते हैं तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर देते हैं। लेकिन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रहता है ना, तो हम थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं चीज़ों को सुनने के लिए, तो थोड़ा सा फास्ट करके आप लेक्चर को देखो। ऑप्शन ये है कि आप नोट्स बनाते टाइम लैपटॉप को यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये। क्यों बोल रहा हूँ लैपटॉप यूज़ करना, क्योंकि पहले पुरानी वीडियो में मैंने बोला था कि मोबाइल होता है तो हमारे पास कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आती रहती है और कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो हम उस चीज़ को खोल लेते हैं, और एट द सेम टाइम हम टाइम वेस्ट कर देते हैं जो कि हम लेक्चर देखने वाले होते हैं। लैपटॉप में ऐसी चीज़ें नहीं आती क्योंकि हम, और स्पेशली फुल स्क्रीन पर लेक्चर को देखना। नेक्स्ट थिंग इज कि कम से कम 2 पेन का यूज़ करना और मैक्सिमम 3 पेन का। 3 पेन से ज़्यादा यूज़ नहीं करना मेरे, 2 पेन से कम यूज़ नहीं करना। 2 पेन इसलिए बोल रहा है यूज़ करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या हाईलाइट करने के लिए कुछ भी होता है, जैसे ब्लू ब्लैक आप यूज़ कर रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको ब्लैक से लिखना और रेगुलर नोट्स को आप ब्लू से लिखो। लेकिन 3 पेन इसलिए यूज़ करने के लिए बोलते हैं कि रेड जो होता है अलग से चमक के आता है, तो रेड पॉइंट्स को आप कुछ भी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है या फिर बार बार आप गलती कर रहे हो, उन सब चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज यूज नेटिव लैंग्वेज टू रिमेंबर द स्पेशल पॉइंट्स और द कॉन्सेप्ट विच यू थिंक इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। देखो क्या चीज़ है कि कई बार हम स्पेशल पॉइंट को टीचर बता रहा है, लेकिन ना वो लैंग्वेज उसकी अच्छी नहीं है, मतलब वो इंग्लिश में हम लिखेंगे तो शायद हमें अगली बार हम पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमें याद नहीं रहेगी। तो हमें उसमें क्या करना है कि हमें उस टाइम पे अपनी हिंदी में, या फिर आपकी जो भी लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, आपकी बंगाली हो सकती है, उर्दू हो सकती है, आपकी नेटिव लैंग्वेज जो भी आपको अच्छे से आता है, जो आपको समझ में आता है, तेलुगु, तमिल, जो भी अच्छे समझ में आता है, जो लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हो, आप उस लैंग्वेज में लिख लो, ताकि आप दूसरी बार जब रिवाइज करो, पहली बार लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन दूसरी बार जब रिवाइज करोगे उस टाइम आपको टाइम नहीं लगेगा ये, और आप अच्छे से उन चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे, ईजिली जल्दी रिवाइज हो जाएंगी। जो पहले आधा घंटा लगेगा लिखने में, वो अगली बार में 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट थिंग कि अगर आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हो, तो कोई फॉर्मूला अगर लिख रहा है, मैंने लिखा कि PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT में वहाँ पे लिख लूंगा कि P मेरा प्रेशर है, V मेरा वॉल्यूम है, N मेरा नंबर ऑफ मोल्स, R मेरा गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या, और T टेम्परेचर है। ये तो सिंपल फॉर्मूला है जो कि हमें समझ में आता है, लेकिन कई बार कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आ जाते हैं जिसमें हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे K लिखा था, उस K का मतलब क्या था, R था तो कौन सा रेडियस था, R बड़े सर्कल का रेडियस था, छोटे सर्कल का रेडियस था, उस चीज़ को हमें वहाँ पे मेंशन कर लेना है, अलग से हिंदी में लिख लो उस चीज़ को अब, ताकि आपको वो चीज़ याद रहे, अगली बार चाहे क्वेश्चन करते टाइम या रिवीजन करते टाइम वो चीज़ आपको याद रहे। डू सॉल्व द लेक्चर क्वेश्चन, समझे, डू सॉल्व द लेक्चर क्वेश्चन बाय पॉजिंग द वीडियो लेक्चर। देखो अगर लेक्चर चल रहा है और कोई टीचर ने कोई लेक्चर बताया, जो भी उम्मीद बैच अगर आप देख रहे हो, उम्मीद 1.10 देखो या 2.0 देखो, अगर आप लेक्चर देख रहे हो उसमें क्वेश्चन बताया टीचर ने, क्वेश्चन को पहले पॉज करके खुद से ट्राई करो। ट्राई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर क्वेश्चन खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप सॉल्यूशन देख लोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो ऐसे होना ही था, लेकिन जब खुद से आप एग्जाम में करते हो तो उस टाइम से आपका क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को खुद से जरूर ट्राई करना। डोंट वेस्ट वॉचिंग टाइम कॉन्सेप्ट्स यू ऑलरेडी नो। देखो उम्मीद बैच मेजरली वो जनता देख रही होगी जो कि ड्रॉपर है। फ्रेशर जो बच्चे होते हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन वो जनरली पूरा एक बैच फॉलो करे तो ज़्यादा अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन जो ड्रॉपर है उन्होंने 11-12 एक बार ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पहले से पढ़े हुए हमें क्लियर है। तो उस टाइम पर हमें क्या करना है कि जो कॉन्सेप्ट हमें आता है उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन ध्यान रखना कि अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट है आपको उस कॉन्सेप्ट में, तो जरूर आप देख के जाकर के उस कॉन्सेप्ट को देखो, उस लेक्चर को जरूर देखो, ठीक है। डू नोट योर मिस्टेक्स मेड ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्विंग, स्पेशली मिस्टेक्स मेड इन टेस्ट। देखो एक मिस्टेक की नोटबुक बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मिस्टेक की नोटबुक बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम मिस्टेक जब तक आप रेक्टिफाई नहीं करोगे, गलतियों को आप जब तक छोड़ोगे नहीं, तब तक आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग करके आओगे आप। इस बार भी अगर आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया होगा, आप 650 से ऊपर के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, लेकिन आपने बहुत सारी मिस्टेक्स कर दिए होंगे, इसलिए आपके अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे और जिसके लिए आपको 23 के लिए प्रिपेयर करना पड़ रहा है।
तो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग कि आप गलतियों को लिखो और अगली बार उन गलतियों को कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ ताकि अगली बार उस गलतियों को आप रिपीट ना करो। डू रिवाइज द कॉन्सेप्ट एंड ट्राई मिनिमाइज योर मिस्टेक। वही बात मैं बोला कि आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करो और मिस्टेक्स को जरूर मिनिमाइज करो। ये खुद से बनाए हुए सारी बातें लिखी हुई, सारी बातें एक लाइन टू लाइन मैंने खुद से लिखी है जो मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी था। देखो, अगर कोई भी लेक्चर आप ले रहे हो, कोई भी लेक्चर ले रहे हो तो एटलीस्ट उसके बाद ना, या फिर आपने 2 घंटा देखा, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो ऐसे बहुत सारी दुनिया भर के क्वेश्चंस अवेलेबल है, बहुत सारी दुनिया भर की किताबें अवेलेबल है जिससे आप उस क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड 20 से 25 क्वेश्चन उसी दिन प्रैक्टिस कर लो। आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों की बात कर रहा हूँ, आप उसके 20 से 25 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो और उसमें से भी ये देखो कि आपकी गलतियाँ कौन से फॉर्मूले में हो रही है, आप कौन सी गलत क्वेश्चन को अप्लाई सही से नहीं कर पा रहे हो, कौन से फॉर्मूले को सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ को लिख करके जरूर रखो। वो बहुत ज़्यादा काम आती है यार, मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी उस चीज़ से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट आपको 2010 के बाद, जैसे AIPMT और नीट के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पक्का करने हैं एटलीस्ट 2010 के बाद, क्योंकि उससे पहले कुछ NCERT के बाहर के लगेंगे जो कि पुरानी वाली NCERT के हिसाब से अंदर के थे, लेकिन अभी के हिसाब से बाहर के लगेंगे। तो आप ये जरूर करना कि 2010 के बाद वाले जो नीट और AIPMT के क्वेश्चन है उसको जाकर के आप सॉल्व करो। हर क्वेश्चन हर चैप्टर के बाद करना है ये, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो नोटबुक अगर नोट्स बनाते टाइम यूज़ करना, तो रूल्ड नोटबुक मत लेना यार, ऑलरेडी वो ना नोट पेज गंदा हो चुका होता है। सो इट्स बेटर कि आप प्लेन जो होता है, बिल्कुल अनरूल्ड नोटबुक होता है, उसको यूज़ करो, ज़्यादा बेटर नोट्स बनते हैं, आपके पास एफिशिएंसी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है चीज़ों को लिखने के लिए। एक बात और है कि डू सेपरेट द कॉन्सेप्ट्स और रिएक्शन। जो भी है ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स है या फिर रिएक्शन है, मतलब ऐसा है ना कि आप एक लाइन बना लो, जैसे कुछ कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, या फिर हम केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन पढ़ा कि यार E1CB रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, यहाँ से यहाँ तक शुरू हुआ ना, तो मैं ऊपर एक लाइन खींच दूंगा, नीचे एक लाइन खींच दूंगा जब मैं रिवाइज करूंगा उस टाइम पे, ताकि मेरे को पता रहे कि इस कॉन्सेप्ट में बस इतना पढ़ना, तो मुझे नहीं, मैंने इस चीज़ को पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया है, समझे। नहीं तो हम कई बार कंटिन्यूसली भूल जाते हैं और बीच में कुछ चीज़ें मिस्टेक कर देते हैं, कुछ चीज़ें हम स्किप कर देते हैं। तो दैट्स वाई आई सेड दैट। अब ये सारे जनरल पॉइंट्स थी जो कि कॉमन पॉइंट्स थे किस चीज़ के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए। इन सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको रिवाइज जरूर करना है और मिस्टेक की नोटबुक जरूर बनानी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन टाइम टू टाइम, रिवीजन ऐसे करो जैसे कि अगला, जैसे आज आपने लेक्चर ले लिया, आज का रिवाइज किया, फिर कल आपने लेक्चर लिया, फिर कल का रिवाइज किया, तो कल जब रिवाइज करोगे ना उस टाइम आज का भी रिवाइज करो, जल्दी जल्दी देख लो, क्योंकि आज अपने एक दिन पहले रिवाइज किया हुआ है, और फिर कल का अच्छे से रिवाइज करो। फिर आपने परसों लेक्चर लिया, तो परसों का जब रिवीजन शाम में करोगे तो आज जो किया था वो भी, और कल जो किया था वो भी, और परसों जो किया था वो भी, तीनों रिवाइज करो। तो सोचो आपको कितनी बार रिवीजन हो जाएगा, इतनी बार। और रिवीजन ये जो एक्यूरेसी बढ़ाएगी और आपकी, और नीट में 23 में आपको अपने स्कोर के पास ले जाएगी। नाउ लेट्स गो टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट की मैंने क्या क्या चीज़ें बताई है। तो ध्यान रखना कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सिमिलर स्ट्रैटेजी है। पहले फिजिक्स के लिए बताता हूँ, फिर बता दूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो फिजिक्स में क्या है कि कोई भी ना NCERT को आप पहले पढ़ने मत जाना। मैं पहले बता रहा हूँ, फिजिक्स में NCERT को पहले पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आपने लेक्चर कंप्लीट नहीं किया। आपको रीड करने की जरूरत ही नहीं है उसको, NCERT को। मैं बोलता हूँ, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता फिजिक्स की NCERT रीड करने के लिए। NCERT क्वेश्चन भी मत करना जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं, या फिर उस चैप्टर में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तब तक आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है किसका, NCERT का। मैं ये बहुत स्ट्रिक्टली ये बात बोल रहा हूँ। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो NCERT बुक में लास्ट में पॉइंट्स टू पॉन्डर दिया हुआ है, पॉइंट्स टू पॉन्डर और जो NCERT की समरी उसको पढ़ के देखना। अगर आपका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वो आपको रीड करने में समझ में आ रहा है, तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो चुकी है इस चैप्टर की, आपको उसको चैप्टर से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपका वो चैप्टर तैयार हो चुका है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा लैगिंग रह रहा है, जो कि आपको रिवीजन करते टाइम क्लियर हो जाएगा या हो जाना चाहिए। ध्यान रखो, मैंने बोला था ना कि ट्राई रिवाइजिंग फ्रॉम स्टार्टिंग, लाइक कल का भी किया और आज का भी किया, फिर परसों पढ़ेंगे तो कल का भी, आज का भी और परसों का भी, तीनों रिवाइज करेंगे। वही स्ट्रेटजी को अपनाना है, वही ये लिखा हुआ है यहाँ पे। जितने भी PYQs है फिजिक्स में, तो आपको देखना ही नहीं कि NCERT के बाहर का क्या, NCERT के अंदर क्या क्या है, कुछ भी नहीं है। फिजिक्स में कुछ भी आ जाता है उठ के। देखो, इस बार फिजिक्स का पेपर बहुत टुच्चा आ गया था, अगली बार फिजिक्स का पेपर कुछ भी हो सकता है। इस बार केमिस्ट्री का थोड़ा टफ आ गया था, अगली बार केमिस्ट्री का पेपर कुछ भी हो सकता है। बायो जो है NCERT से कुछ नहीं जाने, एक्चुअली बायो और केमिस्ट्री NCERT के बाहर इधर उधर नहीं जाने वाली। फिजिक्स भी NCERT के बाहर नहीं जाती है, बस वो क्वेश्चन करने का तरीका अलग हो जाता है। उसमें थोड़ा सा हम ऑब्जेक्टिव की तरफ चल जाते हैं रेदर देन NCERT में किसमें, सब्जेक्टिव की तरफ जाने की बजाय। ठीक है। नाउ देखो,
मस्ट मेंटेन अ फॉर्मूला बुक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक फॉर्मूला नोटबुक बनाना, क्योंकि फॉर्मूला नोटबुक के अलावा अगर फॉर्मूला नोटबुक अपनी लैंग्वेज बना लेते हो, अपने हिसाब से बना लेते हो ना, तो आपको किसी और को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपके अपने तरीके हैं, आपने अपनी लैंग्वेज राइटिंग में लिखा हुआ है, तो जब रिवाइज करोगे जल्दी जल्दी रिवाइज होता है आपको। और वहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म बोला है मैंने कि फॉर्मूला कोई लिखा है, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है उसको हिंदी में लिख लो कि हाँ इसका मतलब ये है, इस सिंबल का मतलब ये है, इसका सिंबल मतलब ये है, इस केस में इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, जरूर लिखो। फॉर्मूला नोटबुक बनाते टाइम बहुत काम आएगा। जब हमारे टेस्ट आते हैं तो हमें ना पता होता है यार कि हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है, को फॉर्मूला हम जाके एग्जाम में बना रहे थे, इसलिए फॉर्मूला आपको नोटबुक बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आप रिवाइज करो टाइम टू टाइम। मस्ट यूज हिंदी और योर नेटिव लैंग्वेज में बार बार बोल रहा हूँ। फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन बनाते टाइम, नोट बनाते टाइम, कॉन्सेप्ट बनाते टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इट हेल्प्स अ लॉट मैन, क्योंकि ना क्या होता है ना कि हम उस टाइम पे हमें समझ नहीं आता हमने इंग्लिश में क्या चीज़ लिख दी वो, लेकिन हमने हिंदी में लिखा हुआ है ना, अपनी भाषा में लिखा हुआ है ना, तो हमें वो मतलब बैठ जाती है, अपने मन के अंदर बैठ जाती है। और तब वो जब जब वो क्वेश्चन आता है उसके ऊपर ना, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जरूर को अपनी हिंदी नेटिव लैंग्वेज का नोट्स बनाते टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी है यूज़ करना। मुझे बहुत हेल्प हुई है, मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी बहुत हेल्प हो इस चीज़ से। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट थिंग कि मैंने बोला था फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, तो ऊपर वाली चीज़ें जो वो तो फॉलो करनी ही है एक्चुअली। और क्या चीज़ें जैसे कि फॉलो सिमिलर पैटर्न एज फिजिक्स, कि आपको एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है, पहले पहले आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी है, फिर जाके एनसीईआरटी क्वेश्चन को आप कोशिश कर सकते हो अप्लाई करने की। डो नॉट सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पल। डू एक्चुअली क्या है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो मत, लेकिन क्या है ना कि आप डू सॉल्व में एक्चुअली क्या है कि फिजिक्स के जो एग्जाम्पल्स है ना आप उसको सॉल्व करो। क्या फिजिक्स बोल रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स है ना उसको सॉल्व करो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स में ना कुछ टर्म्स गंदी गंदी है, वैल्यूज गंदी गंदी आती है। तो जब आप नीट के एग्जाम में या फिर टेस्ट में आपको जब गंदी वैल्यूज आएगी तो आप उस चीज़ से डरोगे नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस करते टाइम हमारे पास ना कई बार ईजी क्वेश्चन आ जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन भी देखोगे तो भी ईजी आ जाएगा। लेकिन कई बार टेस्ट में ना क्वेश्चन ईजी होता है लेकिन वैल्यूज गंदी होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसके एग्जाम्पल सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो चुकी है, आपने फॉर्मुला रिवाइज कर लिया, आपने लेक्चर ले लिया है, लेक्चर नोट्स वैसे ही बताना है जो मैंने कॉमन पॉइंट्स में बताया है, जो मैंने फिजिक्स में बताया है। लेक्चर के नोट्स वैसे ही बनाने हैं, 1.5x पे देख के 3 पेन को यूज करके फॉर्मुला लिखते जाना है, फॉर्मुले की डिस्क्रिप्शन लिखते जाना है, क्वेश्चन पॉज करके देखना है। ये सारी चीजें जो पहले बताया वो सारी चीजें फॉलो करनी है। रेस्ट क्या है, PYQs, DPPs, फॉर्मुला रिवीजन, डेली रिवीजन। PYQs प्रीवियस क्वेश्चन पक्का करना है, डीपीपी पक्का करना है। डीपीपी इसका मतलब ये नहीं है कि आप डीपीपी आपको कहीं से नहीं मिल रहा है तो आप नहीं करोगे। दुनिया भर की चीज़ अवेलेबल है, दुनिया भर की चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। टेलीग्राम पे इतने सारे चैनल है, हमारे टेलीग्राम का चैनल है, उस पर भी जाके देख सकते हो। तो मेरे नोट्स पुराने अवेलेबल है जो मैंने खुद के बनाए हुए हैं। विकी मेडलाइफ में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। उस पर नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जो मेरे नोट्स मेरे पॉसिबल थी, जो मेरे क्लियर नोट्स थे, मैंने अच्छे से उसको अपलोड कर दिया है, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी, जो कि उम्मीद 1.0 के नोट्स हैं, ठीक है। आप जाके विजिट जरूर करो। फॉर्मुला रिवीजन, डेली के डेली रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस बच्चे ने डेली रिवीजन कर लिया ना, जो मैं तरीका बता रहा हूँ डेली रिवीजन उस तरह से कर लिया ना, उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। मैं बता रहा हूँ, उसको कहीं भी कोई कमी महसूस नहीं होगी कि यार कहीं मेरा कोई कॉन्सेप्ट लैक कर रहा है या फिर कहीं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ मैं। डू राइट थिंग्स इन योर लैंग्वेज, इस चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है, एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस चीज़ पे, इस बात को जरूर ध्यान रखें। नाउ राइट द रीजन इफ समवन समथिंग इज इग्नोर्ड। देखते कि हम क्या है ना कि क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला जो फॉर्मूला होता है, जेड वाला P-A या V-NB/RT, जो भी चीज़ें होती है वो, उसमें हम कई बार ए को इग्नोर करते हैं, कई बार NB को इग्नोर करते हैं। वो क्यों इग्नोर करते हैं, तो हमें जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का रीजन होता है कि वो ग्राफ ऐसा क्यों बनता है, जेड की वैल्यू 1 से बड़ी कब होती है, जेड की वैल्यू 1 से छोटी कब होती है, हम कई बार वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं, कई बार प्रेशर को इग्नोर करते हैं। तो किस केस में इग्नोर करते हैं, उस चीज़ को आप अपनी हिंदी में लिख लो यार। अब वो अगर आपको अलग से लिखा रहेगा ना, जैसे कोई चीज़ हमने इग्नोर वहाँ पे क्यों किया, उसका रीजन आपके पास अगर लिखा रहेगा ना, तो अगली बार जब क्वेश्चन आएगा तो आप समझ पाओगे कि इसमें क्या अप्लाई करना है हमें। सो बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो जरूर ध्यान देना इन बातों पे। आई गेस इतना फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स कम टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वैसे ही पढ़ना है जैसे बायोलॉजी को पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मैंने जैसे बोला फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री सिमिलर पैटर्न पे चलेगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिमिलर पैटर्न पे चलेगी। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सर के देखो, जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री सर्वे सर के लेक्चर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें तो ऑब्वियस सी बात है सॉरी अलग सर के लेक्चर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद जो अमित महाजन सर के जो लेक्चर्स हैं इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप उसको देखो, जरूर देखो। साथ में आप एनसीईआरटी जरूर खोल के रखो और एक नोटबुक पन रख सकते हो। सिर्फ किस चीज़ के लिए, देखो मैंने चीज़ें लिखी हुई पहले, उस हिसाब से बता देता हूँ। कॉमन पॉइंट जो थिंग्स है ऊपर जो वो तो चीज़ बता दी कि कैसे नोट्स बनाना है, उसको तो दोबारा रिपीट नहीं कर रहा मैं। ओपन एनसीईआरटी वाइल टेकिंग लेक्चर जरूर, बायोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है,
जब आप तरुण सर के लेक्चर देख रहे हो, जब आप गुप्ता सर के लेक्चर देख रहे हो, उस टाइम पे मनीष सर के लेक्चर देख रहे हो, उस टाइम पे इंपॉर्टेंट है। और जब आप अमित महाजन सर के लेक्चर देख रहे हो जिसमें आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उस टाइम इंपॉर्टेंट है आप एनसीईआरटी जरूर खोल के रखो, ताकि आप एनसीईआरटी को ट्रेस कर सको, एनसीईआरटी में बात कहाँ लिखी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में एनसीईआरटी के बाहर एक भी वर्ड की जरूरत नहीं है। सो ओपन एनसीईआरटी व्हाइल टेकिंग लेक्चर्स, डू राइट एग्जाम्पल्स एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल इन बायो, और एक्सेप्शंस एज देयर एंड देयर रीजंस इन नोटबुक। देखो बायो में जितने भी एग्जांपल्स हैं उसको जितनी बार आप लिख सकते हो ना, जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो करो यार, जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो कि एग्जांपल्स हम भूल जाते हैं बार बार। जैसे मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर हो गया अपना, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, आगे एनिमल किंगडम हो गया, तो ये सारे चैप्टर्स जो है ना, उसमें अब प्लांट किंगडम का चैप्टर हो गया, तो इसको आपको ना एग्जाम्पल जितनी बार लिखना चाहो लिख सकते हो। आगे जो 12th में एग्जाम्पल्स आते हैं जितनी बार रिवाइज कर सकते हो रिवाइज करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है कि ट्रेंड्स हैं, कुछ ट्रेंड्स की रीजन क्या है, उस रीजनिंग की आप लिख लो उसको, ठीक है ना। मतलब पूरे नोट्स बनाने के लिए बोल रहा है, लेक्चर के पूरे नोट्स बनाने जाओगे तो थक जाओगे, लेकिन जो क्वेश्चन कई बार बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उसके रीजंस वही है, अब उनके रीजन लिख लो। उसमें कोई एक्सेप्शन है कि डेंसिटी किसी कम क्यों हुई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई, क्यों हुई, ज़्यादा क्यों हुई, उसका बस रीजन लिख लो, हिंदी में लिख लो कि इसका इलेक्ट्रॉन शेयर डेंसिटी बढ़ जाएगी इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम हो जाएगी। अब मैं बात समझ में आ रहा है किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑब्वियस बात है फ्लोराइड और क्लोराइड की बात कर रहा हूँ। तो आपको इन चीज़ को हिंदी में लिख लोगे, अगर एक बार हिंदी में लिख लोगे अगली बार आप कभी नहीं भूलने वाले यार, मैं ये 100% 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, ठीक है। हाईलाइट एनसीईआरटी को जरूर करें। पहली बार जब एनसीईआरटी आप रीड कर रहे हैं बिल्कुल भी हाईलाइटर और नोट पेन लेकर के नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम सब चीज़ अंडरलाइन कर देते हैं, सारी चीज़ें हाईलाइट कर देते हैं। जब आप दूसरी बार एनसीईआरटी या उस चैप्टर को पढ़ रहे हो तब आप, और आपने लेक्चर ले लिया, तब आपको समझ में आया कि लेक्चर में सर ने ये बताई थी और इस बात को मुझे इंपॉर्टेंट है, ये बात मुझे हाईलाइट करना जरूरी है और मैं उसको हाईलाइट कर लूंगा, ताकि मैं दूसरी बार जब पढ़ूँ, अगली बार जब फिर से रीड करूँ ना, तो मैं उस पॉइंट को पक्का ध्यान से पढ़ूँ। आई गेस इतना आपको क्लियर है। रीड एनसीईआरटी एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी उसके लिए भगवान है। मतलब एनसीईआरटी तो ऐसे ही भगवान है यार हमारे लिए, गुरु ग्रंथ साहिब। नीट एस्पिरेंट अगर कोई है ना, उसके लिए गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ सब क्या है, एनसीईआरटी है। तो आपको एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ सकते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एनसीईआरटी आपको एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल रीड करनी है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट थिंग। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने बात कर ली, साथ में हमने बायोलॉजी की बात कर ली। रीड एनसीईआरटी एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डू वॉच एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को तो पक्का देखना है, साथ में बायोलॉजी में आपको एग्जांपल्स देखने ही है, एनसीईआरटी के ट्रेंड्स को जरूर देखना है। देखो अगर ना आप एनसीईआरटी के नोट्स बनाने जाओगे ना, अगर इनऑर्गेनिक की बात करूं या फिर मैं बायोलॉजी की बात करूं, तो आप एक नई एनसीईआरटी लिख दोगे। ध्यान रखना इस बात को कि अगर आप एनसीईआरटी नोट्स बनाने जाओगे तो एक नई एनसीईआरटी लिख दोगे, क्योंकि अगर आप टीचर को फॉलो करोगे, किसी भी टीचर को फॉलो करोगे ना, हर एक बात लिखने जाओगे ना, और फिर आप एक सोचोगे यार जितनी एनसीईआरटी उतनी ये है, तो रेदर देन आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करो कि एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी पढ़ सको। जब एग्जाम टाइम आए ना, तो आप एनसीईआरटी को, मतलब इतनी बार बायोलॉजी की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को इस बार इतनी बार देख लो ना कि आपका 4-5 घंटे में ना पूरा हर एक लाइन अपने रिवाइज कर ले। नीट से एक दिन पहले अगर आप रिवाइज करोगे तो ऐसा थोड़ी कि सारे पेज, सारे चैप्टर, सारी लाइन रीड करते जाओगे, लेकिन इतना फ्लुएंट हो चुके हो ना आप उसकी चीज़ को लेकर के कि आप 4-5 घंटे में आपकी पूरी बायोलॉजी रिवाइज हो गई यार, हर एक लाइन रिवाइज हो गई। तो इस तरह से, इसलिए एनसीईआरटी में पढ़ने की एम्फसाइज करता हूँ, क्योंकि नोट्स में कई बार चीज़ें हम भूल जाते हैं डालना, कई बार हम एक्स्ट्रा चीज़ें डालते हैं जो कि काम की नहीं होती है और जिसमें हम परेशान हो रहे होते हैं। जैसे दिन आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, एटलीस्ट आपको श्योर शॉट रहोगे क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। डोंट को बता दी कि एक नई एनसीईआरटी बना दोगे। ट्राई रीडिंग एंड रिवाइजिंग एनसीईआरटी स्टार्टिंग से, क्योंकि ना बाद में क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है कि यार एनसीईआरटी से रिवाइज करना पड़ रहा है, इतनी चैप्टर इतना पूरा पढ़ना पड़ रहा है, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन जब जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो बहुत फास्ट हो जाएगा और बहुत, मतलब इसका यह ना कि बहुत इफेक्टिव भी हो जाएगा, बहुत ईजी भी हो जाएगा और आपको एनसीईआरटी पूरी याद भी हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, आई फॉलोड दिस थिंग, यू शुड ऑल्सो फॉलो। एक इंपॉर्टेंट लाइन रेड में लिखी हुई इसलिए बता रहा हूँ, डोंट गो बियॉन्ड एनसीईआरटी। मैंने बोला है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। अब वो क्वेश्चन कहीं के भी हो, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी की बियॉन्ड एक वर्ड नहीं जाना है, एक रिएक्शन नहीं जाना है, एक फॉर्मूला नहीं जाना है, एक एग्जाम्पल नहीं जाना, एक लाइन नहीं जाना है एनसीईआरटी के बाहर। एनसीईआरटी में जो चीज़ लिखी है
बस वही सत्य है, उन्हीं चीज़ों बस उतने को ही फॉलो करना, प्रिसाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नीट 2023 के लिए, जितना आपको बता दूं मैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक थी, बट मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है नीट 2021 में। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फॉलो पंकज सर ब्लाइंडली, मतलब ही इज़ लाइक गॉड ब्रो। कि मतलब आपको ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीरो से अभी अगर नहीं भी आती है तो भी आपको समझ में आ जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें दोनों चीज़ें हैं, आप उम्मीद बैच के सेकंड लेक्चर देख सकते हो, वन शॉट में 7-7 घंटे लेक्चर, तो उसको देखो, मैं उसको प्रेफर करता हूँ। लेकिन अगर आपने एक बार उम्मीद बैच देख लिया है फिर भी आप रिवाइज करना चाहते हो दूसरे तरीके से, तो कैमोहॉलिक करके सर का चैनल है, उसमें आप जाकर देख सकते हो। उसमें भी सर ने बहुत अच्छे से बोर्ड में पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से कम टाइम में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करवा दी है, क्वेश्चन भी करवा दिए हैं और मतलब फॉर्मूला भी रिवाइज करवा दिया, सारी चीज़ें करवा दी है। दोनों में से आप दोनों को फॉलो करो, अच्छी बात है। नोट एवरीथिंग जो भी सर ने बोला है या फिर लिखा है उस चीज़ को, हर एक चीज़ को लिख लो, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, किसी भी लैंग्वेज में लिख लो, लेकिन जरूर लिखो उस बात को, क्योंकि वो क्वेश्चन अप्लाई करने में काम आता है। प्रॉपर क्लियर नोट्स बनाना। देखो यहाँ तक कि ऐसा कि जीओसी के नोट्स जो हैं और हेलोविंस के नोट्स शायद मेरे चैनल पे ऊपर जाके देखोगे, आप स्क्रॉल करोगे तो ऊपर चैनल पे नोट्स अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे नोट्स डाउनलोड कर लो, वो आपके काम आएंगे। अगर आपको नोट्स बनाना है फिर से तो नोट्स बनाओ, अच्छी चीज़ है नोट्स, अभी टाइम बहुत है, नोट्स बनाना अच्छा रहेगा आपके लिए। जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं बोलूँगा कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो जीओसी और हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले पढ़ना, ऑब्वियस सी बात है सब पढ़ते हैं, उसको 2-3 बार कम से कम पढ़ना यार। 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, ये बात कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मुझे भी किसी दोस्त ने बताई थी और उसमें बहुत हेल्प हुई थी। 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले जब तक आपको पूरा जीओसी क्लियर ना हो जाए, पूरा हाइड्रोकार्बन क्लियर ना हो जाए ना, कि हर एक रिएक्शन आता है, हर एक का जितना मैकेनिज्म उसमें बताया गया वो आता है, जो चीज़ें उसमें बताई रिएजेंट बताया गया वो आता है, तभी आप 12th का स्टार्ट करना। क्यों कि उसके बाद में 12th की बहुत टुच्ची लगेगी। जिन बच्चों की 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक रही, उन बच्चों से जाके देख लो, 12th की अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनकी स्टार्ट हो रही है ना, उनको डर लगता होगा यार कि क्या क्या याद करने का आ रहा है, लेकिन सच में सिर्फ याद करने का ही है, कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा है ही नहीं 12th में। जो कॉन्सेप्ट है सारे 11th में बन जाते हैं। यहाँ पे अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया अपनी, तो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको टुच्ची से लगी, बहुत छोटा लगेगा, ठीक है। नाउ रीड एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी क्या है ना, आगे पीछे टीचर पढ़ाता किसी और सीरीज में और एनसीईआरटी किसी और सीरीज में है। आपको जब पूरा आप लेक्चर कंप्लीट कर लो उसके बाद ही एनसीईआरटी रीड करनी है, और फिर आप देखना कि जो सर ने पढ़ाया हुआ एनसीईआरटी से मैच कर रहा है कि नहीं। थोड़ा जंबल्ड अप होगा लेकिन वो एनसीईआरटी से मैच करना चाहिए, और सारी चीज़ें एनसीईआरटी की होंगी, बस उतनी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, ठीक है। जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, भले फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, कई बार वो क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाते हैं, सिमिलर क्वेश्चन तो नीट में आ ही रहा है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करो। डू प्रैक्टिस द क्लास क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। देखो अगर क्वेश्चन हुआ है, ठीक है ना, क्लास में करवाया गया है ना, तो तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कॉमन पॉइंट्स में इसको देख लेना कि क्वेश्चन के क्लास के बाद उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कि सर ने उस टाइम समझाया तो उस टाइम तो हो गया था, लेकिन क्या फिर से मेरे से अभी हो पा रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट क्या बन गया इस टाइम पे। नेम्ड रिएक्शन एंड देयर रिएजेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक ना जैसे आप नोटबुक बना रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ना, एक तरफ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना, उसकी उल्टी साइड से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिख देना शुरू कर देना, जिसमें आप इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं, जो कि नेम्ड रिएक्शन स्पेशली होते हैं या फिर कुछ प्रिपरेशंस होती हैं, और रिएजेंट्स जो होते हैं, ये सभी के लिए काम आता है। जो 12th बोर्ड का देने वाले 11-12 जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो नीट के दिलेंगे उसके लिए तो बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि एज टी नेम्ड रिएक्शन आ जाती है। कई बार तो रिएक्शन का नाम बताने के लिए बोल देते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिएजेंट दे देंगे आपको सामने, उसमें सारे जो भी मान लो कुछ भी दे दिया रिएजेंट, आप बोल देंगे इसकी कि बताओ कि रिएक्शन का नाम क्या, 4 ऑप्शन होगा उसमें से कोई एक बताना होगा। एनसीईआरटी के बियॉन्ड इसमें भी नहीं जाना, ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ना बायोलॉजी में एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं जाना। फिजिकल केमिस्ट्री में और फिजिक्स में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी बियॉन्ड उसमें भी जानते हैं। जनरली हम एनसीईआरटी उसमें रीड नहीं करते, इस बात को ध्यान रखना, समझे। फिर भी अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी है तो आपको रीड करना चाहिए, अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन जरूर रीड करना, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद रीड करना है एनसीईआरटी को, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, ठीक है। एट लास्ट देखो क्या बात बोलूंगा, एनसीईआरटी इज गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब फॉर नीट एस्पिरेंट। अगर कोई धर्म ग्रंथ है तो एनसीईआरटी ही है उस बच्चे के लिए, क्योंकि उसका धर्म है नीट को क्लियर करना और डॉक्टर बनना। नाउ रीड एनसीईआरटी एज पॉसिबल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि बात मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। ध्यान देना, कुछ बच्चे का ये क्वेरीज थी कि भैया पैटर्न चेंज हो गया तो नया कुछ बताओ। मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ नया बताया है, कुछ और नए तरीके से बताया है। पैटर्न चेंज हो गया है, ध्यान देना, पैटर्न इज चेंज, कंपटीशन चेंज नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है, और
ना तो कंपटीशन चेंज हुआ है, देखो पैटर्न चेंज हो गया है, ना तो आपका एग्जाम चेंज हुआ है, ना कंपटीशन चेंज हुआ है, और ना ही कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। चीज़ें वही आनी है। भले ही 800 नंबर का हो गया है, अब उसमें से 720 में से आपको स्कोर करना है। भले ही आपके पास ऑप्शन आ गए, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जब तक नहीं होगी, तो कितने भी ऑप्शन आ जाए, कितना भी कंपटीशन बढ़ जाए, आपको सिलेक्शन नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्चुअल अपने कॉन्सेप्ट पे मैटर करना है, आपको अपना देखना है कि मैं ग्रोथ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। सेल्फ ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी को अच्छा करने का तरीका बस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, अपनी गलतियाँ लिखो, उन गलतियों को दोबारा मत करो। फॉर्मूला नोटबुक बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये लास्ट में जो पॉइंट बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मिस्टेक नोटबुक इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला एक्यूरेसी, फॉर्मूला नोटबुक एंड मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में इसी चीज़ सिलेक्शन होगा, आप मिस्टेक नोटबुक बनाओगे। अगर आप वो गलतियाँ नहीं करोगे नीट में उस बार जा करके, क्योंकि आपने उस पहले से उस चीज़ों को रेक्टिफाई कर चुके हो गया, तो आपको पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात और करना कि जो नोटबुक आप बना रहे हो ना, कोई भी मान लो कि शायद फॉर्मूला नोटबुक बना लो या मिस्टेक नोटबुक है ना, उसके आगे ना जो आप टेस्ट दे रहे हो ना, टेस्ट की डेट, टेस्ट नंबर कौन सा था, जो भी टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, मैं टेस्ट सीरीज के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज को फॉलो करना चाहिए रिव्यू करके लाऊंगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। किसी भी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो आप, कौन सा सस्ता सुंदर टिकाऊ जो भी है अच्छा है, आप उसके मार्क्स जरूर लिखना। किस डेट को आपने दिया, कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स था और कितने मार्क्स आए, उसको लिखो। और टाइम टाइम उसी के नीचे सारी, एक ही पेज पे सारी चीज़ लिखते जाना, उसको पेस्ट कर लेना, मतलब कवर के जस्ट बाद फर्स्ट पेज उसको बना लेना और लिखते जाना कि यार क्या क्या मार्क्स है। आप देखोगे ना अपने आप आपको ग्रोथ दिखने लगेगा, और आपको दिखने लगेगा कि मैं कहाँ पे कंसिस्टेंट रह जा रहा हूँ। मैं 580 590 के बीच मेरे एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, और आप जिस बच्चे के 580 590 के बीच 600 के आसपास, 580 600 के बीच एवरेज मार्क्स है ना, 650 के ऊपर पक्का उसके नीट में आ जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। नाउ रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन लर्निंग समथिंग। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। किसी नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने से ज़्यादा जरूरी ये है कि आप रिवाइज करो, क्योंकि अगर आपने टाइम लगा दिया और आपने रिवाइज नहीं किया तो आपको वो भी गया। वो जो आपने टाइम लगाया, इतने मेहनत करके सीखा ना, आपको फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने रिवीजन नहीं की। और नया कॉन्सेप्ट अगर आप सीखने भी जा रहे हो तो भी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आपने पुराना भूल चुके हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग समथिंग न्यू। यहीं पे मैं इस बात को खत्म करता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट कोई बात नहीं, आपको हेल्प होगी इस वीडियो से। देख लेना, इसमें सारी चीज़ें कंपाइल रहेंगी। सो खत्म करते हैं इस वीडियो को। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2023। थैंक यू सो मच।